अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हमें सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। टुडे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसको कहते हैं क्या, पोटो रिस्पायरेशन। पोटो रिस्पायरेशन हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है जो सनलाइट की मौजूदगी में होता है। इसका दूसरा नाम जो है उसको क्या कहते हैं, वर्बर इफेक्ट भी कहा जाता है। वर्बर इफेक्ट जो है इसको भी कहा जाता है। इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। C2 साइकिल क्यों कहते हैं वो भी आगे जाके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसी तरीके से इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहा जाता है। ग्लाइकोलेट साइकिल की वजह क्या है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन पहले पोटो रिस्पायरेशन की एक शॉर्ट सा डिफिनीशन जो है वो कर लेते हैं। द प्रोसेस क्या है ये चीज हमारे पास, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन कंबाइंड विद राइबोलोज बाइफॉस्फेट RuBP एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। ये हमारे पास वो प्रोसेस है जब RuBP के साथ क्या कंबाइन हो जाए, ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो जाए। और कंबाइन होने के दौरान इन दोनों का होना जो है वो सनलाइट का होना जो है वो लाजमी है। और उसी दौरान क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी प्रोड्यूस होगा। असल में ये पोटो रिस्पायरेशन किस मकसद के लिए हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, ताकि फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर ले, फिक्स कर ले और फिर इसी से क्या हो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो बन जाए। इस मकसद के लिए ये पोटो रिस्पायरेशन जो है वो होने जा रहा है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। ये पोटो रिस्पायरेशन जो है वो हर वक्त नहीं होता, या इसके लिए कोई स्पेशल टाइम जो है वो दरकार है। स्पेशल टाइम पे ये होता है और स्पेशल टाइम जो है वो इन ड्राई एंड हॉट वेदर क्या हो, यहाँ पर अगर ड्राई और हॉट वेदर हो, क्या हो, ड्राई हो और बहुत सख्त मौसम हो, द स्टोमेटा आर क्लोज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। स्टोमेटा जो है वो क्लोज होगा ताकि पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। अगर स्टोमेटा ओपन होगा तो लीव्स का स्टोमेटा ओपन होगा तो फिर ट्रांसपायरेशन होगी, और इसी ट्रांसपायरेशन होने की वजह से जो वाटर है वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव और या यंग स्टेम जो है वो एवापोरेट होता जाएगा, वो ट्रांसपायरेट होता जाएगा और पानी की कमी आएगी प्लांट्स में। तो इसी वाटर को की कंजर्वेशन के लिए क्या हो रहा है, पोटो रिस्पायरेशन जो है वो हो रहा है। दस कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एंटर इनटू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर नहीं आ सकता, कहां पर, लीव्स में, क्योंकि क्या चीज क्लोज है, स्टोमेटा क्लोज है। जब स्टोमेटा क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ सकता, तो ये एक और खराबी आ गई इस प्रोसेस में। अच्छा चलो ठीक है, वाटर की कंजर्वेशन तो हम करने जा रहे हैं इस प्रोसेस में, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ग्लूकोज के बनने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर नहीं आ रहा। वजह क्या है, क्योंकि स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और हमें क्या चाहिए, वाटर की कंजर्वेशन चाहिए। और इसी तरीके से एंड ऑक्सीजन कैन नॉट लीव इट, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर नहीं आ रहा फॉर द सेलुलर रेस्पायरेशन ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं निकल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के अंदर नहीं जा रहा। तो इन दो वजूहात की वजह से हमारे पास जो प्रोसेस है वो होने जा रहा है, कौन सा, पोटो रिस्पायरेशन। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मेन वाटर की कंजर्वेशन के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ रिस्पायरेशन हो रहा है जिसको क्या कहते हैं, पोटो रिस्पायरेशन। अब अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा नहीं हो रहा, वो अंदर नहीं जा रहा लीव्स के अंदर, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की हमने क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है। अब
रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो नहीं निकल रहा, तो ये ऑक्सीजन जो है वो कहीं ना कहीं इसी फोटो रिस्पायरेशन में ही पैदा होगी। और फिर हम क्या कह सकते हैं कि फोटो रिस्पायरेशन एज प्रोसेस, अब हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन जो है वो हो सकती है। अब इन वाटर की कंजर्वेशन हमारा मेन मकसद है, लेकिन इन दोनों चीज़ों का भी हमारे लिए लाजमी है। क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम है जिसको क्या कहते हैं, रोबेस्को, रोबेस्को। ये एक एंजाइम है, ये एक क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये एक प्रोटीन है, ये एक एंजाइम के तौर पर काम कर लेता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा एबंडेंस में जो प्रोटीन पाया जाता है वो क्या है, रोबेस्को है। अब अगर इसी रोबेस्को को आप लोग देख लो ना, तो इस रोबेस्को के दो खासियत हैं। एक, ये क्या कर लेता है, कार्बोऑक्सिलेज के तौर पर भी ये काम कर सकता है, और ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजनेस के तौर पर भी ये काम कर सकता है। मतलब ये कि रोबेस्को जो है कार्बोक्सिलेज भी कर सकता है और ऑक्सीजनेस के मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कर सकता है, फिक्सेशन कर सकता है। अब ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन की भी ये क्या कर सकता है, फिक्सेशन कर सकता है। समझ आई, मतलब ये कि ये रोबेस्को जो है वो दोनों ही काम कर सकता है। अब अगर हम प्रॉपर स्टार्ट कर ले किस चीज को, पोटो रिस्पायरेशन को, तो पोटो रिस्पायरेशन हमारे पास 3 ऑर्गेनेलिज में होता है। कितने ऑर्गेनेलिज में, 3। एक है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। 3 ऑर्गेनेलिज में ये प्रोसेस जो है वो कंडक्ट होगा। अच्छा, अब अगर पहला जो स्ट्रक्चर है वो है, पहला जो ऑर्गेनेलिज है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये हमारे पास ग्रीन लीव्स में पाया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा एबंडेंस होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज है, ये सेमी ऑटोनॉमस बॉडी भी है। अब अगर देखा जाए, एक क्वेश्चन ये आता है कि ये फोटो रिस्पायरेशन कब स्टार्ट होगी। अगर फोटो रिस्पायरेशन तब स्टार्ट होगी, फोटो रिस्पायरेशन अकर, फोटो रिस्पायरेशन अकर, फोटो रिस्पायरेशन क्या होगी, तब स्टार्ट होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड 50 ppm क्या पर मिलियन जो है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो कम हो जाएगी। मतलब ये कि 50 ppm से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो कम हो गई, तभी हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन जो है वो स्टार्ट होगा। अगर इस 50 ppm से ज़्यादा है तब फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगा, फिर नॉर्मल रिस्पायरेशन जो है या नॉर्मल फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए अगर 50 ppm से कम है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, तब हमारे पास कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा, फोटो रिस्पायरेशन। ये चीज़ आप अपने जहन में रखें, ये एक इम्पोर्टेंट MCQs भी है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी है कि फोटो रिस्पायरेशन कब स्टार्ट होगी। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तभी हमारे पास ये रोबेस्को जो है वो क्या कर सकता है, ऑक्सीजनेस का काम कर सकता है, ऑक्सीजन की फिक्सेशन कर सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 50 ppm से ज़्यादा है, तब ये ऑक्सीजनेस का काम नहीं करेगा, ये किस चीज़ का काम करेगा, कार्बोऑक्सिलेज का काम कर लेता है। तो अब हमारे पास फर्ज कर ले कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो 50 ppm से कम है, और कम होने की वजह से अब हमारे पास कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा, फोटो रिस्पायरेशन या वर्बर्ग इफेक्ट जो है वो स्टार्ट होगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में एक
कंपाउंड मौजूद है, 5 कार्बन कंपाउंड हैं जिसको क्या कहते हैं, RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। और यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेस का काम करेगा रोबेस्को। तो यहाँ पर रोबेस्को जो है वो किस चीज को कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही ये RUBP ऑक्सीजन को कंबाइन कर लेता है तो ये दो चीजें बना लेता है, ये दो बना लेता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट, PGAL जिसको कहा जाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी या फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो बना लेता है। और ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके बारे में आगे जाके हम बात करेंगे कि इसका क्या होगा आगे, लेकिन इससे पहले एक दूसरा चीज जो है वो बना लेता है 2, यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। क्या बनता है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। अगर देखा जाए तो ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन ये है और हमारे पास क्या है, 2 कार्बन ये है। तो अगर देखा जाए तो RUBP जो है वो हमारे पास क्या है, 5 कार्बन, तो 3 कार्बन एक और 2 कार्बन, तो फिर से हमारे पास ये क्या बना लेता है, 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो बना सकता है। इसी वजह से यहाँ पर हमने लिखा है कि 5 कार्बन है तो 3 कार्बन यहाँ पर और 2, तो हमारे पास टोटल कितने कार्बन आ गए, 5 कार्बन जो है वो आ गए। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास बन गया 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब इसी 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट के बनने की वजह से इससे ये जो 2-फॉस्फेट है वो निकल जाता है और हमारे पास क्या रह जाता है, 2 ग्लाइकोलेट जो है वो रह जाता है। क्या रह जाता है हमारे पास, 2 ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट जो है ये हमारे पास क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन यही ग्लाइकोलेट में क्या है, एक मसला ये है कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड है, और इसी टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड की वजह से ये क्लोरोप्लास्ट को खराब कर सकता है। तो यही ग्लाइकोलेट जो है वो क्या होगा, डिफ्यूज होगा इन द पेरोक्सिसोम्स, जो सेकेंड ऑर्गेनेलिस है इसमें चला जाएगा। अब यही अच्छा, अब अगर देखा जाए तो इसको, ये हमारे पास ग्लाइकोलेट क्या है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पर 2 कार्बन होने की वजह से इसको दूसरा नाम जो दिया जाता है वो क्या है, C2 साइकिल भी है। एक चीज यहाँ पर एक जो फर्स्ट कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड बन जाता है जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलेट, तो इसका चौथा नाम जो है वो क्या चीज है, ग्लाइकोलेट साइकिल बी है। ग्लाइकोलेट साइकिल या ग्लाइकोलेट रिएक्शन जो है वो ग्लाइकोलेट जो है वो भी बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलेट। अब इसी ग्लाइकोलेट बनने की वजह से इसको ग्लाइकोलेट साइकिल या C2 साइकिल जो है इसको भी कहते हैं। फोटो रेस्पायरेशन वर्बक इफेक्ट जो है मुख्तलिफ नामों से अगर पेपर में ये आया तो आपको ये चारों नाम जो है वो लाजमी आने चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास ये ग्लाइकोलेट जो है वो टॉक्सिक था, टॉक्सिक होने की वजह से ये कहाँ पर चला गया, पेरोक्सिसोम में चला गया। पेरोक्सिसोम में जाने की वजह से इसने क्या, 2 ग्लाइकोलेट जो है ये यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, कैटालेस, और इसी कैटालेस जो है वो क्या कर लेता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो बाद में टूट जाता है 2 चीज़ों में, एक है हमारे पास क्या, कार्बन वाटर, और दूसरा हमारे पास क्या चीज है, ऑक्सीजन। इन दोनों में इनकी क्या हो जाती है, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन होने की वजह से अब यही ग्लाइकोलेट जो टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड था इसने एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया जो सेल के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र था, नुकसानदेह था। तो यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ऑक्सीजन और किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। अब यहाँ पर इसी ग्लाइकोलेट से क्या बन गया है, ग्लाइको ऑक्सीलेट।
क्या बन गया है, ग्लाइको ऑक्सिलेट। लेकिन ये ग्लाइको ऑक्सिलेट जो है ये भी हमारे पास कितने कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है। अब यही ग्लाइको ऑक्सिलेट के साथ एक ग्रुप मिल जाता है जिसको क्या कहते हैं, एमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप जो इसको कहते हैं। अब इसी एमाइनो ग्रुप के मिल जाने की वजह से यहाँ पर हमारे पास एक एमाइनो एसिड बनता है जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बनता है और यही ग्लाइसिन हम कहते हैं कि सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड। क्या है, सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड में सबसे सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो वो कौन सा है, ग्लाइसिन, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास अगर 2 ग्लाइसिन है तो मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब अगर देखा जाए तो ये 2 ग्लाइसिन जो है ये अब यहाँ से डिफ्यूज होगा और कहाँ पर चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। पेरोक्सिसोम से चला जाएगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। और माइटोकॉन्ड्रिया भी हमें पता है कि ये एक सेल ऑर्गेनेलिस है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस है। अब यहीं पर 2 ग्लाइसिन जो है वो आ गया है। 2 ग्लाइसिन आने की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 ग्लाइसिन है, मतलब एक ग्लाइसिन में कितने कार्बन है, 2 है, तो 2 का ग्लाइसिन में कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। इसी 4 कार्बन में से एक कार्बन जो है वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास 4 में से एक निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो कितना रह जाएगा, 3 कार्बन रह जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख ले एक कंपाउंड बन जाता है 3 कार्बन कंपाउंड, और उसी 3 कार्बन कंपाउंड को क्या कहते हैं, सीरीन। क्या कहा जाता है, सीरीन। अब ये भी हमारे पास क्या है, एक एमाइनो एसिड है। हो गया, एमाइनो एसिड है। लेकिन यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे थे कि यहाँ पर 2 ग्लाइसिन है, और यहाँ पर अब मैं क्या कहूँगा कि एक सीरीन जो है वो बन गया है, और एक सीरीन जो है वो हमारे पास कितना है, 3 कार्बन कंपाउंड है। हो गया यहाँ तक। फिर अगर देखा जाए तो यही सीरीन जो है 1 सीरीन, ये फिर से दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ पर आ जाएगा, पेरोक्सिसोम में आ जाएगा। और पेरोक्सिसोम में आ जाने की वजह से इससे ये एमाइनो ग्रुप क्या है, जो एमाइनो ग्रुप यहाँ पर ऐड हुआ था ना, इसी पेरोक्सिसोम में से इससे दोबारा इसकी क्या हो जाएगी, रिमूवल हो जाएगी। पहले ऐड भी हुआ था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल भी इसकी हो रही है। रिमूवल होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। ये भी क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। और यही हाइड्रोक्सी पाइरुवेट जो है ये एक दूसरा कंपाउंड बना लेता है जिसको क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहा जाता है। और ये भी हमारे पास क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। यही ग्लिसरॉल या ग्लिसरिक एसिड जो है वो क्या कर लेता है, दोबारा से डिफ्यूज होगा पेरोक्सिसोम से कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में। और ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरॉल जो है ये क्या करेगा, यहाँ पर 2 ATP जो लाइट रिएक्शन में बने थे वही दोबारा इस्तेमाल होंगे, 2 ATP 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और एज ए रिजल्ट फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड बनता है जिसको क्या कहते हैं, फास्फो ग्लिसरेट, PGAL, जिसको हम क्या कहते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड भी कहा जाता है। और ये भी हमारे पास क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिर से एक साइकिल स्टार्ट होगी जिसको हम क्या कहते हैं, C3 साइकिल, या इसको हम एक दूसरा नाम भी इसको कहा जाता है जिसको क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल। अब अगर यहाँ पर भी ये चीज बन गया तो ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी ये चीज बन गया और ये यहाँ पर आ गया। अब जो मेन मकसद था कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन, तो अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन एक ऑर्गेनेलिज में हुआ है और उसी ऑर्गेनेलिज का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ पर इसकी क्या होगी,
फिक्सेशन, और फिक्सेशन के नतीजे में यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है, और यही ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, या जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होगा। तो ये ऑक्सीजन भी यहाँ पर पैदा हो गया है, ये यहाँ पर इस्तेमाल होगा, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया से लिया है और कहाँ पर आ गया है, क्लोरोप्लास्ट में, और इसकी क्या होगी, यहाँ पर फिक्सेशन होगी। तो यहाँ पर फिक्सेशन हो जाने की वजह से ये हमें क्या देगा, C3 साइकिल या KEL-1 साइकिल जो है इसको हम कहते हैं, या लाइट एंड डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो कहते हैं। अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पर हमने डिफिनीशन लिखा था, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन कंबाइन विद RUBP। RUBP के साथ ये क्या हुआ था, कंबाइन हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये दिन के वक्त होगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर पैदा हुआ था, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसकी दोबारा फिक्सेशन कहाँ पर हो गई, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है जिसको क्या कहते हैं, फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। इसको मुख्तलिफ नामों से जो है वो याद किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड्स में जो है वो पैदा होते हैं कि हाउ फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट, कि फोटो रिस्पायरेशन किस तरह से स्टार्ट होगा या इसकी कब हमें ज़रूरत आएगी। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस या डिसएडवांटेजेस जो है वो क्या है, व्हाई फोटो रिस्पायरेशन एग्जिस्ट, फोटो रिस्पायरेशन जो है वो क्यों होती है नेचर में, या इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है वो हमारे जहन में आते हैं, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि इन क्वेश्चंस को आपको एक अच्छी सी सेटिस्फाई आंसर जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे माइंड में पैदा हो गए हैं तो लाजमी बात है आपके भी माइंड में पैदा होने चाहिए, ताकि ये टॉपिक जो है ये हमारे लिए हमें आसानी से क्लियर हो। थैंक यू।